नमस्कार, मैं हूं एन.के. सिंह। डिस्कस टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना। क्या है इसका उद्देश्य, आधारभूत संरचनाओं को सुधारने का जरिया या फिर राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का नजरिया। सरकार कहती है हम इसके माध्यम से आधारभूत संरचनाओं में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, राजस्व घाटे को समाप्ति की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, भारत में रोजगार की एक सुनहरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं सरकार के साथ शामिल कुछ विशेषज्ञ इस बात की दुहाई देते हैं कोविड महामारी से त्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच इस योजना को लाना कोई सार्थक कदम नहीं। वहीं विपक्ष का कहना है सरकार इसके माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम करेगी, अपने मनपसंद के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इस योजना को अगर समझना है तो सरल शब्दों में समझ सकते हैं। कोई मकान मालिक जो अपने भवन का वह हिस्सा जो उसे प्रयोग में नहीं लाता है उसे किराए पर दे देता है, तो उसे किराए पर दिए जाने से किराएदार से प्राप्त होने वाली आय उसकी अतिरिक्त आय होती है। ठीक उसी तरह सरकार उन क्षेत्रों का मौद्रीकरण योजनाओं के अंदर शामिल करने जा रही है जो अच्छी तरह से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर यह क्षमता है कि हम इससे से अधिक धनार्जन कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सीधे तौर पर यह एक तरह से सरकारी संपत्तियों को किराए पर देने का कदम है, न कि बेचने का काम जो विपक्ष अपनी जुबान पर लेके रट फिर रही है। सरकार इसके माध्यम से सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। तो विपक्ष को चाहिए कि वह अच्छी तरह से जनता के बीच बात रखे, न कि यह भ्रम फैलाने की कोशिश करे कि सरकार संपत्तियों को बेचने के काम कर रही है। तो आइए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं भारतीय वित्त संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी से। नमस्कार, डिस्कस टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका देने के लिए। डिस्कस टाइम्स में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना पर। कोविड से बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई। इसी बीच राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना को लाने का उद्देश्य विपक्ष के नजरिए में इसे पूरी तरह से नकारा जा रहा है। सरकार कहती है कि हम इसके माध्यम से आधारभूत संरचना को सुधारने का प्रयास करेंगे, जबकि विपक्ष कहता है कि सरकार राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने के नजरिए से ला रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कोविड से बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच यह योजना कितना सार्थक साबित हो सकेगी। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है कोविड के बावजूद काफी अच्छे स्तर पे परफॉर्म कर रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर। अगर हम IMF और मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया आज से 20 साल पहले वॉशिंगटन DC में, उनके आंकड़े देखें तो उससे साफ नजर आता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस साल 2021 के तिहाई में, दैट मीन्स जनवरी से दिसंबर 2021 के अंदर, जो IMF और वर्ल्ड बैंक है वो जनवरी से दिसंबर देखता है, अप्रैल से मार्च नहीं देखता है जैसे हिंदुस्तान में देखते हैं। तो जो जनवरी से दिसंबर 2021 की आंकड़े देख रहा है वो कह रहा है कि करीबन 10.5% की दर पर ग्रो करने की उम्मीद है, जिसको उसने पहले 12% कहा, फिर बाद में 8.5 भी कहा है, फिर 10.5% के करीब कहा है। अगर हम RBI के आंकड़े देखें तो RBI से भी हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है 9.5 से लेके 10.5% के बीच में ग्रो करने की जो है क्षमता है, उसमें इस साल ग्रो करेगी। वो होगा RBI का आंकड़ा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का है, उस क्वार्टर्स का है। यह देखना कि आज के समय में जब सारे विश्व में महामारी फैली हुई है, ये पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड का,
को इसकी राहत नहीं मिल रही है, बड़े फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्री डाउन चल रही है विश्व में, उसमें भी हिंदुस्तान के अंदर 10-10.5% ग्रोथ, और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा करीबन $72 बिलियन पिछले साल आया है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट 32 बिलियन के करीब आया है, जबकि अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर सब देशों में खराब चल रही है। इससे क्लियर लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेजर या जो सिस्टम वैक्सीनेशन के माध्यम से या और पॉलिसी के माध्यम से लिए जा रहे हैं, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उनको सराहा जा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सराह रही हैं, और बाकी देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट वाले हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के आंकड़े, हिंदुस्तान की क्षमता काफी अच्छी है, इसीलिए वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है, मेरे विचार में गलत होगा। दूसरी चीज ये देखने की बात ये है कि जो आपने मुद्रीकरण की बात करी, जिसे हम एसेट मोबिलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं पे भी हम अपने चीज को बेच नहीं रहे हैं। मैं इसको साधारण एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर मैं एक घर में रहता हूं और एक और घर को मैं ओन करता हूं, अब वो तरीका है कि उस घर को मैं खाली रखूं, या उसको मैं ऑफिस की तरह इस्तेमाल करूं, या कोई और काम में इस्तेमाल करूं, या उसको मैं किराए पे दे दूं। जब मैं उसको किराए पे दूंगा तो उससे मेरे को एक तो उसका मेंटेनेंस होगा, भुगतान होगा, और उससे मेरे को कुछ आय मिलेगी उससे। अब ये मैंने एसेट अपना मोनेटाइज किया, किसी को 11 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रहने के लिए दिया, उसकी भी ग्रोथ हुई, उससे उसको भी प्रॉस्पेरिटी मिली, उसके घर वालों को चाहिए मिली, वहां से भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, साथ में मुझे भी आएगी। इसी तरीके से सरकार जो है अपनी एसेट्स को, जो बड़ी बड़ी एसेट्स हैं जो पूरी तरह क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है किसी ना किसी वजह से, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए उन चीजों को दे रही है कि हम ये एसेट को मोनेटाइज कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की लीज पे दे रहे हैं कि उसको यूज करके उससे वो आय कमाएंगे, हमको भी आय देंगे और उससे बढ़ोतरी होगी। अगर हम देखें टोल रोड का सिस्टम जो चलता आ रहा है बहुत समय से, लोगों ने देखा होगा कि टोल रोड आती है, लोगों को जरूर चुभता है, जो गाड़ी वाला है, वाहन वाला है, वो जब पैसा देता है 100, 150, 200, 400, 500 रुपए देता है टोल का, उसे चुभता जरूर है। बट जब वो उस रोड पे चलता है और देखता है कि रोड की जिस स्थिति बड़ी अच्छी है, क्लीनलीनेस है, ठीक बनी हुई है, टूटी फूटी नहीं है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, महामारी नहीं हो रही है, किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, तो उससे वो खुश होता है, उसका समय बचता है। जब पहले जाते थे टूटी फूटी सड़क पे तो हो सकता है वो उसको 2 घंटे लगते थे, अब उसको 1 घंटा लगता है वो काम करने के अंदर। जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो उसको बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसी तरीके से सरकार इन एसेट्स को, कुछ एसेट्स को जो है मोनेटाइज कर रही है, मतलब किराए पे, लीज पे देगी और कहेगी बाद में आप मुझे ये मेरे वापस रहेंगे। इसमें पहली बात तो सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा। दूसरी बात आपको ये जानना जरूरी है, सरकार के पास, सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार नहीं, विश्व की सारी सरकारों के पास एक ये बहुत बड़ा माध्यम है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी एसेट को, आपका घर हो, मेरा घर हो, मेरी संस्था हो, आपकी संस्था हो, उसको टेक ओवर कर सकती है किसी भी समय पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो जनहित के अंदर, वो कभी भी टेक ओवर कर सकती है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो सरकार हो। मेरे घर में आके मुझे कह सकती है कि आप बाहर जाइए, हमें यहाँ पे बैठना है, हमें यहाँ पे ये काम करना है, तो उसके लिए कोई भी भरपाई, कोई मनाही नहीं है। तो इसलिए सरकार के पास हमेशा ये माध्यम जरूर रहता है, जब भी एसेट मोनेटाइज किया, कि मैं तो ओन करता ही हूं, साथ ही साथ मैं कभी भी आपकी इस चीज को अपने निर्धारित लेके काम कर सकता हूं। जैसे आपको याद होगा, बैंकों का जो है पब्लिक सेक्टर बैंक बनाए गए 1950 के अंदर, काफी सारे निजीकरण किया गया, और वो किया एकदम से, उसमें कोई राय नहीं थी किसी बैंक की कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो कहा कि करना है तो करना है। तो इसलिए ये जो डर है लोगों के बीच में, जो कुछ विपक्ष के दल फैला रहे हैं कि इसको बेचा जा रहा है, हमारी धरोहर को बेचा जा रहा है, मेरे विचार में गलत धारणा है। ये चीज धारणा नहीं रखनी चाहिए। ये देखा जा रहा है कि हमें ये पैसा किस तरीके से और क्यों किया जाए, क्योंकि सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो टैक्सेस से आता है, मेजरली इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, और जो कुछ कर हैं उनसे आता है।
अब क्योंकि कोविड के दौरान काफी सारे धंधे बंद रहे हैं, काफी सारे धंधे नहीं चल पाए हैं, वाहन नहीं चल पाए, बिजनेसेस नहीं चल पाए, शॉप्स नहीं चल पाई, तो जो जो टैक्सेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कलेक्ट होना चाहिए था वो बहुत कम हुआ है। जब वो भरपाई कम हुई तो वो सरकार खर्चा कहां से करेगी? जो मेरे पास पैसा आएगा मेरे अकाउंट में तभी तो मैं खर्चा कर सकता हूं ना। तो जब वो खर्चा नहीं है तो मेरे को माध्यम निकालने होंगे कि मैं कुछ और करूं, या तो मैं पैसा छापूं जो सरकार के पास है, 1 रुपए का नोट छापूं, या आरबीआई से कहूं नोट छापे और दे मुझे, और मैं बॉन्ड रेज करूं, जैसे पिछली सरकारों ने किया 2014 से पहले कि बॉन्ड रेज किए, ऑयल बॉन्ड रेज किया, उससे पैसा निकाला और उसके अगेंस्ट डेट ले लिया आपने। या मैं किसी से जाके उधार लूं अंतरराष्ट्रीय मार्केट से, या फिर मैं अपनी चीजों का निजीकरण करूं जिससे मेरे को वो पैसा मिल सके, मेरी चीज मेरे पास रहे पर मेरे को पैसा मिल सके, और मैं आज की जो दुविधा है, पैसे की जो विकल्पना है, उससे निकल के भारत को सक्षम बना सकूं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो चीज है वो ये है कि किस तरीके से हम सारे भारत को वैक्सीनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होगा तो एक दिमागी दर से एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्या कॉन्फिडेंस आएगा? कि अब मेरे को कोरोना होने के चांसेस कम है, अब मेरे को मृत्यु की तरफ जाने के चांसेस कम है, अब मेरा को खत्म होने के चांसेस कम है, इसलिए मैं काम पे जा सकता हूं, मैं अपने स्कूल जा सकता हूं, मैं अपने कॉलेज जा सकता हूं, मैं अपना काम जैसे पहले 2 साल पहले करता था ऐसे ही मैं अब शुरू कर सकता हूं, कुछ ध्यान रखते हुए कि मैं मास्क पहनूं, अपने हाथ धोऊं, उन चीजों को ध्यान रखते हुए ध्यान रखूं, बट कर सकता हूं। अभी तो इस समय डर बैठा हुआ है लोगों में कि मैं करना ही नहीं चाहता, मैं किसी से मिलना ही नहीं चाहता, मैं अपने रिश्तेदार से ही नहीं मिलना चाहता, मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाना चाहता। तो जब वो चीजें नहीं होंगी तो चीजें प्रोग्रेस प्रगति की तरफ कैसे जाएंगी? लोग अपने ऑफिस नहीं आना चाहते। हमारी इंस्टीट्यूशन में हमने लोगों को आप आइए, वो कहते हैं हम नहीं आना चाहते, हमें डर है कोविड का, हम अपने घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, हम आते ही नहीं चाहते। अब कितने काम घर बैठ के हो सकते हैं, कितने काम वहां पे हो सकते हैं, ये देखना जरूरी है। और इसीलिए ये जरूरी है कि सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव को फुल स्पिन पे करे, और वो कोशिश भी कर रही है। उसके लिए पैसा भी खर्च होगा। 35,000 करोड़ जो सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बजट में किया था बहुत कम है। 100,000 करोड़ के करीबन जरूरत है कम से कम वैक्सीन। बिकॉज वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ वैक्सीन को खरीदना नहीं है 100-200 रुपए के ऊपर, उसको लगाना भी है हॉस्पिटल के माध्यम से, नर्स के माध्यम से, इंजेक्शंस के माध्यम से, वो सारी भी तो खरीदारी होगी। अब छोटे छोटे गांवों में जाना है, प्रांतों में जाना है, अब जैसे कुछ असम में देश है, कहीं जहां पे झील है वहां पे जाना है, वो बोटों में जाके कर रहे हैं, उसका खर्चा भी तो देना होगा। वो कहां से आएगा खर्चा? एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, उसको एक सिक्योर अरेंजमेंट रखना होगा। तो ये खर्चे निकालने के लिए सरकार को जरूरी है कि पैसे का माध्यम निकाले। उसने माध्यम निकाले पेट्रोल, अल्कोहल, उसको तेज रखा, उससे पैसा निकालने की कोशिश की। अब क्योंकि वो भी भरपाई पूरी नहीं कर पा रहा है और पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए मेरे विचार में जो सरकार ने कदम उठाया है, मेरे विचार में बड़ा अच्छा है। इसे कोई हमें डायरेक्ट हानिकार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये माध्यम है जो एक आम आदमी के पास घर देने पे नहीं होता। उसको कोर्ट का दरवाजा खटकाना होता है। सरकार कोर्ट के पास तो जा ही सकती है, पर उसको किसी समय भी अपना के अपना पूरा हक जामी हाना करके पूरा हथिया सकती है किसी समय भी। ये सरकार के पास पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आम जनता के हित के लिए कार्य करने के अंदर, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, वो है। कुछ विपक्षी अर्थशास्त्री कहते हैं कि इस योजना के तहत जो जो सेक्टर शामिल किए गए, मान लीजिए किसी एक सेक्टर से इतना पैसा आएगा, चाहे वो सरकार काम करे चाहे वो निजी क्षेत्र काम करे, जब इतना ही पैसा सरकार कमा सकती है तो वो निजी क्षेत्र को क्यों दे रही है? इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब जैसे मैंने आपको टोल रोड का एग्जांपल दिया, अगर हम कुछ एयरपोर्ट्स को देखें, दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है, उन्होंने क्या किया? उसका ऑपरेशन किसी एक निजी कंपनी को दे दिया। अब उससे क्या हुआ? सफाई अच्छी रहने लगी, मेंटेनेंस अच्छी लगने लगी, सिक्योरिटी तो अभी भी सरकार के पास है पर सिक्योरिटी लेवल बढ़ गए। कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी होती है तो जो एफिशिएंसी लेवल है बढ़ गया, क्योंकि अब 1-2 लेवल बन गए। अब सरकार कंट्रोलिंग फैक्टर है, गवर्नेंस कर रही है। सरकार ने 2014 में भी कहा वी वांट लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, मतलब मैं कंट्रोल तो करूं, मैं उपदेश भी दूं, पॉलिसी भी बनाऊं, पर मैं फंक्शन नहीं करूं।
फंक्शन कोई और करे। अगर सारा काम सरकार ही करेगी तो फिर उसको, उसका मापदंड और उसको चेक कौन करेगा? सरकार के ऊपर कौन है? सरकार का तो कोई माई बाप नहीं है। उसको कौन रोकेगा? कौन कहेगा कि ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आज के समय अगर आप बैंक ही देखें, सरकारी बैंक देखें, अब मेरा अगर एक चेक रिटर्न हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी वजह से, वो गलती चाहे बैंक की स्कैनिंग की हो, 500 550 रुपए लग जाते हैं। अब जो प्राइवेट बैंक है उनके अंदर रिटर्न होता है तो कोई चार्ज नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट बैंक ज्यादा एफिशिएंट है एसबीआई से? ऐसा नहीं है। बट ये देखना जरूरी है कि अगर ये प्राइवेट बैंक कर सकते हैं तो सरकारी बैंक क्यों नहीं कर सकता? वो एफिशिएंसी फैक्टर में डिफरेंस आ रहा है, जबकि पर एम्प्लॉय एफिशिएंसी सरकारी बैंकों की प्राइवेट बैंकों से काफी ज्यादा है, और पहले भी ज्यादा थी, क्योंकि उनका स्केल, ऑपरेशन स्केल बहुत ज्यादा है, डिपॉजिट्स लोगों के बहुत ज्यादा है, एक विश्वास सरकारी बैंक में बहुत ज्यादा है। पर जो एफिशिएंसी फैक्टर है वो बहुत कम है। अगर हम देखें कि वही चीज एक प्राइवेट कंपनी करे, अब हम टेलीफोन को लें, टेलीफोन को आज 1980 में एक टेलीफोन लेने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ता था। फिर ये बीटेल के नाम से कंपनी आई, वो ऑपरेटर्स बनाने लगी तो थोड़ा बढ़ोतरी बढ़ी, तेजी बढ़ी। फिर क्या हुआ कि एसटीडी आईएसडी सिस्टम आया तो और बढ़ोतरी बढ़ी। फिर मोबाइल जब आया तो उसके बाद कितनी तेज बढ़ोतरी बढ़ी, 10 साल के अंदर आज मैं टेलीफोन चाहूं तो 1 घंटे के अंदर मेरे को टेलीफोन चालू मिल सकता है। पर अगर हम सरकारी कंपनी के थ्रू भी टेलीफोन लेना चाहें, मोबाइल लेना चाहें, तो वो ऐसा चालू नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो एफिशिएंसी फैक्टर है वो बहुत लो रहता है, क्योंकि सरकार में एक इनहेरेंट जॉब सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है एक आदमी की, जो डर है कि मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे कल निकाल दिया जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एफिशिएंसी सरकारी सेक्टर में काफी हद तक उतनी लेवल पे नहीं आ पाती जितने प्राइवेट सेक्टर में आती है। ये कहना कि करप्शन कम या ज्यादा है गलत होगा, दोनों जगह करप्शन होती है। बट ये चीज देखनी जरूरी है कि जो एफिशिएंसी फैक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि एक ऊपर एक दल है, सरकार बैठी है, वो क्वेश्चन कर सकती है, वो पूछ सकती है आपको, तो उससे जो है एक एफिशिएंसी बढ़ता है। जैसे जब बच्चे होते हैं और माँ बाप ऊपर होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर होता है। जब माँ बाप आसपास नहीं है तो मुझे कौन पूछने वाला है कि मैं कितने बजे उठा, क्या खाया, क्या नहीं खाया? मेरा जो परफॉर्मेंस लेवल है ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है, बिकॉज सेल्फ रेगुलेशन बहुत कम तरीके से लागू कर पाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एक संस्थान हो। इसलिए ये जरूरी है कि अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर करें, डिसइन्वेस्टमेंट की जगह, डिसइन्वेस्टमेंट उल्टा अपने एसेट को बेचना है, जो पिछली सरकारों ने किया। जो सरकारें बात कर रही हैं उन्होंने ऐसी चीजें, बॉम्बे में मेरे को याद है एक होटल 100 करोड़ का बेचा और 2-3 महीने बाद वो 600 करोड़ का बेच दिया उसी कंपनी ने। अगर 3 महीने में वो चीज 600 करोड़ की बिक सकती थी तो सरकार ने उसको 100 करोड़ में क्यों बेचा? इसका मतलब तो नुकसान हुआ एक आम जनता को, आम टैक्स पेयर को। उसकी पैसे से चीज बनाई और सस्ते दाम में भेज दी। ऐसे हमने देखा गया काफी ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हुई। इसमें कम से कम बेचा तो नहीं जा रहा, आप सिर्फ फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। और अगर वो एफिशिएंसी ला पाता है उस सिस्टम में, जैसे मैंने कहा टोल रोड में देखा हमने, एयरपोर्ट्स में देखा, कुछ होटल्स भी। अब आपको मैं बताऊं, दिल्ली में कुछ होटल से जैसे यात्री निवास है, एक और होटल्स थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी, ऑक्यूपेंसी फैक्टर नहीं रह रहा था। अब जब वो बेचे गए, आप देखिए वही होटल जो सेंट्रल दिल्ली में है वो कितनी तेजी से चल रहे हैं। जब सरकार के पास से तो चल ही नहीं रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, उसके अंदर मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों है? ये एफिशिएंसी की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, जो हम जब दूसरे को दे दी जाती है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, और जब पकड़ सकते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस बढ़ती नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर की मनमानी को आप पूरी तरह से जानते हैं। मुंबई के लोकल स्टेशन पर जो बड़ा पाव 11 रुपए में मिलता है, वही बड़ा पाव मुंबई एयरपोर्ट पर 80 से 100 रुपए के बीच मिलता है। तो इस तरह की मनमानी को रोकने के लिए इस योजना पर क्या किसी तरह का कोई विचार किया गया है? नहीं, बहुत अच्छी बात करी आपने। आपको ये देखना जरूरी है, जो वड़ा पाव 11 रुपए का मिल रहा है वो क्या अपनी जगह का पैसा दे रहा है? जहां पे वो खड़ा हो रहा है सरकारी जमीन पे खड़ा हो रहा है,
कोई पैसा दे रहा है, करप्शन का पैसा जरूर दे रहा होगा किसी ना किसी को, बट कोई और पैसा नहीं दे रहा। जो एक दुकान लेके काम कर रहा है, एक ऑफिस लेके काम कर रहा है, उसको किराया देना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। क्या जो 11 रुपए दे रहा है वो जीएसटी दे रहा है? नहीं दे रहा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वही 11 रुपए वाली चीज 11 रुपए में एयरपोर्ट पे मिल जाएगी या एक दुकान पे या रेस्टोरेंट में मिल जाएगी? ये जो धारणा है कि 11 रुपए में वहां मिल रहा है तो वहां पे भी 11 रुपए में मिले, गलत है। सरकारी कैंटीन है, अब देखिए जो पार्लियामेंट में कैंटीन है वहां पे खाना 5-6 रुपए में मिल जाता है, 10 रुपए में मिल जाता है। अब कोई भी संस्था नहीं दे सकती। मेरे को याद है मैंने एक प्रोजेक्ट किया था BHEL के लिए 1999 में, उस समय KG रामाचंद्रन चेयरमैन थे, उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था मैंने। तो जब मैं वहां पे रहा उन्होंने मुझे कूपन दिए, 1 रुपए में थाली का जो लंच आता था 1 रुपए में आता था। मैंने पूछा फाइनेंस डायरेक्टर से कि 1 रुपए में खाना कैसे देते हैं? उन्होंने कहा 1 रुपए कॉस्ट नहीं है इसकी, हम तो 1 रुपए इसलिए चार्ज करते हैं कि हमें अकाउंटिंग करनी होती है कि हमने कितने खाने दिए, बट अदरवाइज 1 रुपए कॉस्ट नहीं है। पर पार्लियामेंट के अंदर जो कैंटीन है उसके अंदर टैक्सेस नहीं लगते। अगर आप या मैं रेस्टोरेंट चलाएं, एक छोटी सी दुकान चलाएं, तो हमें टैक्स नहीं देना होगा, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, हमें जो मार्केट का मेंटेनेंस है वो नहीं देना होगा, बिजली का पैसा नहीं देना होगा। वो कहां से आएगा? जो एम्प्लॉय रखेंगे उनका पैसा नहीं देना होगा। पार्लियामेंट में 6 रुपए तो खाने की कॉस्ट है, पर जो बाकी कॉस्ट है, जो सर्व कर रहा है, जो खाना बना रहा है, जो रसोईया है, जो मैनेजर है, जो बिजली है, जो पानी है, उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? वो कॉस्ट उस 6 रुपए में जो सरकार पार्लियामेंट के उसमें दे रही है उससे नहीं आती है। इसी तरीके से जो वो 11 रुपए में वड़ा पाव बेच रहा है रेलवे स्टेशन पे, वो सारी कॉस्ट वो कौन से पानी में बना रहा है आपको पता है क्या? कितना हाइजीनिक है, कितना क्लीन है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। आपको वो प्लेट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। उसका भी काम होगा, डिटर्जेंट यूज होता है। तो ये कहना कि वो 80 रुपए वाला महंगा है और 10-11 रुपए वाला सस्ता है, मेरे विचार से गलत धारणा है। ये देखना, जब हम कहें एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करें, आम को आम के साथ करें, गुटली को गुटली के साथ करें, ये कहें कि आम तो देखो अमरूद के बराबर हो जाए, ऐसे तो नहीं बनेगी चीजें बात। तो यह योजना एक तरह से निवेशकों को लुभाने का काम करेगी। तो जो निवेशक हैं वो जो निवेश करेंगे वो किससे कमाएंगे, सरकार से या जनता से? नहीं, देखिए जो इसमें कमाएंगे वो कमाई अपनी कुछ देंगे सरकार को, क्योंकि हम वो लीज पे ले रहे हैं तो पैसा देना होगा, तो वो जनता से कमाएंगे। कोई भी काम करेंगे वो जनता से कमाएंगे। जैसे लेटर से कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो स्टील बनाती है उसको दिया उदाहरण के तौर पे, तो वो स्टील बनाएगी, वो ओपन मार्केट में बेचेगी, जो उससे वो पैसा कमाएगी उसके अगेंस्ट वो रेंट जो लीज एग्रीमेंट हुआ है वो सरकार को देगी। कल को अगर वो बेच भी नहीं पाती तब भी उसको रेंट देना होगा। तो सरकार ने अपना एक माध्यम की इतना मेरे को पैसा जरूर आए वो बांध लिया, चाहे उसकी कमाई हो या नहीं हो। उसको देखना है कि उसने कहाँ बेचना है, अपना व्यवसाय कैसे करना है, एफिशिएंसी कैसे लानी है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लानी है। और ये चीज जो है समझनी जरूरी है कि सरकार का माध्यम से चीज जरूर बन गई, क्योंकि जो फैक्ट्री को सेटअप करने की कॉस्ट थी, मशीनों को लगाने की कॉस्ट थी, वो सब चीजें तो कम हो गई हैं। बट ये जो है हमें बेनिफिट मिल गया इमीडिएटली कि जो है हम काम आज से शुरू कर सकते हैं। ये बेनिफिट उसको निवेशक को मिल रहा है, पर उसके लिए वो पैसा भी दे रहा है। अगर ये हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहा है, कल को ये चीज उसकी तो नहीं रहेगी। 2 साल के बाद सरकार कहे आप खाली करिए तो खाली करना पड़ेगा, उसमें क्या ऑप्शन रह जाता है उसके पास। पर अगर अपना व्यवसाय बनाता वो तो खाली करने की जरूरत नहीं थी, अगर उसको खरीदता तो खाली करने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन की तरह है। अगर सरकार प्रॉपर्ली लागू करती है और लोगों को निवेश करवा पाती है तब ये अच्छा रहेगा। और ये सरकार की मंशा देखिए, एयर इंडिया अगर बेचनी होती तो औने पौने दाम पे बेच देते। 2 बार उन्होंने कोशिश करी डिसइन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि उनकी टर्म्स ऐसी थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर था उसको सुभा नहीं रही थी, इसलिए वो नहीं बिक पाई, जबकि बहुत सारे लोग थे जो खरीदना चाहते थे।
तो इसलिए सरकार देख रही है कि हम एक आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा जो लगा है टैक्स के थ्रू, वो ऐसे ही बाजार में औने पौने दाम में ना जाए। इसीलिए सरकार चीजें कर नहीं पाई जो वो करना चाहती थी। पर अब उसने ये रास्ता निकाला कि ठीक है, हम बेच नहीं सकते बिकॉज हमारी टर्म्स बड़ी दिक्कत वाली है, डिफिकल्ट है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेवेन्यू जनरेशन किया जाए और ना एक आम आदमी के टैक्स का जो पैसा लगा है उसकी बर्बादी हो, और दूसरी तरफ कुछ कमाई भी सरकार के लिए हो पाए एक आम आदमी के इस्तेमाल के लिए। अडानी, जिनके पास एयरपोर्ट संचालन के लिए कोई अनुभव नहीं है, बावजूद भी उन्हें एयरपोर्ट संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इसी आधार पर विपक्षी कहते हैं इस योजना के माध्यम से देश में उद्योगपतियों का निजी क्षेत्र में एकाधिकार बढ़ेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, किसी की भी सरकार हो, कुछ ना कुछ उद्योगपति उनके साथ जुड़े होते हैं, उनके साथ मिले होते हैं, उनकी मानसिक जो धारणाएं हैं, समझ है, वो जुड़ी होती हैं, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं और उस धारणा को लेके वो आगे चलते हैं। जब ये पता है कि ये कोई काम कर सकता है, क्षमता है, किसी काम को करने के लिए उसका नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली एक्सपर्टीज मार्केट से हायर करनी है। अगर जर्नलिज्म को करना है तो सिंह साहब को बुलाएंगे कि सिंह साहब आप आइए, आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, आप इस काम को करिए, क्योंकि सिंह साहब जो काम कर सकते हैं वो एक मैं या कोई और नहीं कर सकता, तो मैं उस काम को क्यों करूं। पर मैं अगर कोई न्यूज चैनल बनाना चाहता हूं और मुझे लगता है सिंह साहब के पास कैपेसिटी है, तो मैं न्यूज चैनल खड़ा करूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं निवेश करके न्यूज चैनल खड़ा नहीं कर सकता। अगर मेरे पास पूंजी है, मेरे पास माध्यम है, मेरे पास कनेक्शन है, मेरी एक साख है मार्केट में, पॉलिटिक्स में, तो मैं उस चीज को खड़ा करूंगा। और कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिनके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं खड़े हुए, आज हो या पिछले 50 सालों में, 100 सालों में हो। तो इसलिए ये कहना कि कोई एक पूंजीपति किसी के साथ जुड़ा है, मेरे विचार में गलत है। उनको फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, उसका ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो है वहां पे उनको बेनिफिट दिया जाए, कोई नाजायज बेनिफिट दिया जाए, कोई जो ऐसा कोई काम किया जाए जिसकी वजह से उनको अनौपचारिक तरीके से पैसा बनाने का समय चीज दी जाए, वो चीज ना करके अगर ठीक माध्यम से इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, मेरे विचार में इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हर एक योजना की सफलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। तो इस योजना की सफलता के लिए अच्छी मानी जाने वाली चीजें आपके नजरिए में क्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन जिसे कहते हैं हम लोग, उसके ऊपर किसी भी योजना की सफलता के ऊपर रहा है। और इसीलिए ज्यादातर सरकारें, हिंदुस्तान की हो चाहे कहीं की भी हो, उनको क्वेश्चन किया जाता है कि जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, पॉलिसी तो बड़ी अच्छी बना देते हैं, लेआउट भी बड़ा अच्छा कर देते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पे बड़ी बड़ी सरकारें हिंदुस्तान की या बाहर की फेल होती नजर आती हैं। इस जो चीज निजी जो बात की गई है, मोनेटाइजेशन की बात की गई है, एसेट मोनेटाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसके अंदर पहले तो ये चीज है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि किन सेक्टर्स को हमें करना है या कौन सी कंपनियों को हमें करना है। ठीक है जी। उसके बाद ये देखना है, उसको सरकार ऑलरेडी नीति आयोग ने कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें कौन कौन सी कंपनी है वो सरकार को आइडेंटिफाई करना है, जिसपे काम होगा, वो तो हो जाएगा। उसके बाद ये है कि उनको एक रूल्स बना के उनको जो है मोनेटाइजेशन किया जाए। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, मोनेटाइजेशन करने में क्या वैल्यूएशन लेनी है, क्या लीज रेंट लेना है, वो एक एप्रोप्रिएट लेवल डिसाइड करना बहुत माध्यम इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो कैसे किया जाए, वहां पे देखा जाएगा कि ठीक दर पे दिया जाता है, नहीं दिया जाता। दूसरी बात, इसके इम्प्लीमेंटेशन करने में इसलिए इतनी डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि ऑपरेशन जो करना है वो प्राइवेट कंपनी ने करना है, आपने नहीं करना है। आप तो अपनी चीज धरोहर को दे रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके रेवेन्यू जनरेट करके मुझे लीज दीजिए। तो ये देखना कि जो जिसको दिया जा रहा है उसमें इतनी क्षमता है कि वो पैसा देगी मेरा, और जो मैं पैसा मांग रहे हूँ वो देगी, और वो काम वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, काम ले लें और काम ना कर पाए। तो ये चीज का देखना जरूरी रहेगा। और उसके लिए सरकार के जो महकमे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एलोकेशन करने के अंदर
बड़े सिस्टमैटिक रहे हैं। अब जहां पे करप्शन आती है वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर करप्शन इस प्रोसेस में आती है तो हम देखेंगे दोबारा जो ये जो एलोकेशन होगा वो गलत तरीके से होगा, गलत रेट पे होगा, नुकसान रहेगा हिंदुस्तान को। पर अगर करप्शन को किसी तरीके से हम बाहर रख पाए तो हम देखेंगे कि हम ठीक तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं, बिकॉज इसके अंदर रनिंग की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एलोकेशन की प्रॉब्लम है। एक बार एलोकेट कर दिया आपने, दे दिया, उसके बाद तो उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, वो उसने करके पैसा देना है लगातार। तो वो जो एलोकेशन है एक राइट व्यक्ति को, राइट संस्था को हो, वो देखना जरूरी है। पर अगर उसमें करप्शन आएगा तो हम नहीं कह सकते कि इस इम्प्लीमेंटेशन का कोई फायदा सरकार को या हिंदुस्तान को होगा। और करप्शन नहीं आएगा तो मेरे विचार में सरकार को और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को बहुत फायदा होगा। इसके क्या आपको लगता है कि इस योजना के माध्यम से रोजगार की अच्छी तस्वीर सामने आएगी? हाँ जी, जो लोगों को डर बैठा हुआ था, अगर आपको याद हो 1990 के दशक में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो लोगों को क्या डर था, अब कंप्यूटर आ जाएंगे तो आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो लोगों का जॉब खत्म हो जाएगा। बैंकों में, संस्थाओं में लोगों को डर था। जबकि जब कंप्यूटर आ गए तो और जरूरत पड़ गई, जब ऑनलाइन बैंकिंग हुई तो और जरूरत पड़ गई, बिकॉज सिक्योरिटी भी करनी है, वो भी करना है, दुनिया भर की चीजें करनी है, इसलिए एडिशनल फैसिलिटीज की जरूरत है, उसको सिस्टम को बनाना है। तो ये सोचना कि जब हम टेक्नोलॉजी को निवेश करते हैं या किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को लाते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, ये गलत धारणा है। ये देखना कि क्योंकि उनको बढ़ोतरी करनी है, उनको एफिशिएंसी लानी है, उनको प्रोडक्टिविटी लानी है, तो कुछ चीजों में तो जरूर एम्प्लॉयमेंट कम होगी, बट कुछ और चीजों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। तो ये एक माइंडसेट की बात है कि हम जब कोई नया काम देने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो हो सकता है 4 काम कम हो पर 4 से 8 काम बढ़ेंगे भी। और जब वो बढ़ेंगे तो एक अपग्रेडेशन करना, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको अपग्रेडेशन करना जरूरी है, ताकि वो बढ़े हुए कामों को इस्तेमाल करके, काम करके अपना वजूद बैठा सके। अब LIC को देखें, LIC सरकारी कंपनी है, पर जितने भी LIC के एजेंट है वो तो सरकारी नहीं है, वो तो प्राइवेट है। तो अब ये कहें कि एक सरकारी कंपनी प्राइवेट क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी दे रही है, वो भी तो दे रही है ना, जॉब तो बढ़ ही रहे हैं ना उससे। ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं बढ़ रहे, माध्यम भी बढ़ रहे हैं रेवेन्यू कमाने के। जब हम और कंपनियों को देखें, अब ये टाटा कंपनी है जो सरकार के लिए, जैसे इनकम टैक्स के ऊपर आजकल डिबेट आ रहा है कि वो काम कर, तो जब वो काम करना पड़ रहा है तो उसको लोगों को हायर करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, देना पड़ेगा, वो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर यही एक सरकारी कंपनी करती है NIC जैसी, तो वो तो उसी लोगों से करती, उसको बढ़ाती नहीं। तो अल्टीमेटली तो जब हम दूसरी कंपनी को दे रही हैं, क्योंकि उनको एक टारगेटेड टाइम में काम करना है, एफिशिएंसी करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बनानी, तो उनको देखना है कि हम किस तरीके से, किस आदमी की कितनी वक्ता है और उसको कैसे बढ़ा के हम काम करें। तो ये सोचना कि इससे जॉब कम होंगे वो गलत धारणा है। जॉब बढ़ेंगे, पर जरूरी है कि कुछ जॉब जो ऑलरेडी चल रहे थे वो कम होंगे, पर कुछ और नए जॉब निकल के आएंगे ताकि उस चीज को बढ़ावा मिल सके। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें जरूरत है मौद्रिकरण, विनिवेश और निजीकरण को समझने की, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे इसके बीच? देखिए, मैं तो अभी समझा चुका हूं कैसे समझाएंगे, बट ये विरोध भी जरूरी है, क्योंकि एक चेक बैलेंसेस होते हैं। कोई कहे कि अपोजिशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गलत है। अपोजिशन को रिवोल्ट करना जरूरी है, बिकॉज जब कोई रिवोल्ट करता है, जब कोई अपोज करता है, उससे चीजें बेहतर होके निकल के आती हैं, क्योंकि सरकार को भी सोचने का मौका मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगर करप्शन आ गया, अगर उस समय वैल्यूएशन के टाइम पे जब ये किया जाएगा, अपोजिशन अपोज करे कि ये माध्यम ठीक नहीं है, ये मेथोडोलॉजी यूज की जाए, या इसका वैल्यूएशन ये होना चाहिए, इससे इतना मिलना चाहिए, जब वो करेगी तो ऑटोमेटिक सरकार को भी प्रेशर मिलेगा, वो काम करना पड़ेगा। जब वो काम करेगी तो वो एक ठीक दाम पे चीज को देगी। तो इसलिए ये अपोजिशन बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। जब गाड़ी चलती है, एक्सेलरेट हो रही होती है, वो फ्रिक्शन होना रोड पे जरूरी है, नहीं तो गाड़ी हवा में उड़ के टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसलिए ये जो फ्रिक्शन है अपोजिशन का, बहुत जरूरी है, उसका अपना महत्व है और वो होना चाहिए। पर यह कहना कि सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है, किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, चाहे पहली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, वो भी गलत है मेरे विचार में। हर एक सरकार चाहती है कि हम एक आम आदमी के लिए, एक अपने देश के लिए काम करें, कैसे बढ़ोतरी करें। उसमें कई गलतियां भी होती हैं, कई सब ठीक चीजें भी होती हैं।
इसका जो खाका तैयार किया गया है, क्या वह पूरी तरह से 100% है या इसमें कुछ कमियां हैं जिसमें उसमें कुछ चीजों को शामिल करने की जरूरत है? देखिए जी, अभी तक पूरी तरीके का खाका इसमें तैयार नहीं हुआ है। अभी जो खाका तैयार हुआ है वो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी 100 लाख करोड़ के करीब करने की। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई अभी निर्मला सीतारमण कि हम 6 लाख करोड़ इससे पैसे निवेश से निकालेंगे। फिर अभी सिर्फ सेक्टर नीति आयोग ने सजेस्ट किए हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन कौन से सेक्टर को देखा जा सकता है। अब ये देखना कि कौन सी कंपनी होगी, उसका क्या कैसे किया जाएगा, पूरा दिया जाएगा, पार्ट में दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस दाम पे दिया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें अभी सरकार को इसमें करनी जरूरी है। इसका खाका बनना जरूरी है। अभी तो सिर्फ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन पे है कि ये चीज हमें करनी है, आगे हमें इस रास्ते में जाना है। जैसे हम कहीं जाने का विचार बनाते हैं कि हमें जयपुर जाना है, आगरा जाना है, प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग फेज में है कि हमें जाना है। अभी तो माध्यम की वो एरोप्लेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे या पद यात्रा करके जाएंगे, वो निर्धारित करना जरूरी है भी सरकार के लिए। तो जब वो करेगी उस समय ऑपोजिशन का रोल आना और भी महत्वपूर्ण है। जब खाका पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है तो विरोध का खाका कैसे तैयार होगा? देखिए जी, विरोध का खाका तैयार होना नेचुरल है, क्योंकि विरोध वाले का काम यही है कि खाका तैयार करे। अब कई बार देखिए, आप एक माँ है, एक औरत है, जब माँ बनने जा रही होती है तो वो कोई एक्सपीरियंस तो लेके नहीं आती, सर्टिफिकेट तो लेके नहीं आती। उसको क्या पता है कि 8वें महीने में, 6ठे महीने में, 9वें महीने में क्या होगा। एक बार अगर माँ बन गई तो जरूरी बात है कि दूसरी बार जब माँ बनेगी तब उसे पता होगा क्या होगा, तब भी डिफरेंट हो सकती है सिनेरियो। तो ये खाका तैयारी, पर लोग तो बताएंगे ही, डॉक्टर भी बताएगा और लोग भी बताएंगे ये करो ऐसा करो, तो उसमें कुछ अच्छे वाले भी होंगे, कुछ खराब वाले भी होंगे। तो इस तरीके से जो सुझाव है, जैसे मैंने कहा, हर एक चीज का क्रिया प्रतिक्रिया दोनों का अपना एक योगदान है, और ये योगदान जो अपोजिशन पार्टी है वो करती है, और ये योगदान भी बहुत आवश्यक है ताकि एक हम अच्छे डिसीजन मेकिंग, हम अच्छे एक पोजीशन पे आ सके। अगर सभी वाह वाह करते रहेंगे तो हम एक अच्छे फेयर डिसीजन पे नहीं आ सकते, फेयर पॉलिसी नहीं बना सकते। इसलिए एक अच्छी ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, और ये खाका उनको उछालना जरूरी है ताकि सरकार जो है अपने अच्छा काम अपने कदम पे रहे, उसे मालूम है कि कोई मेरे को देख रहा है, तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकती है। तो इसलिए ये तैयारी उनकी तरफ से, दोनों तरफ से होनी जरूरी है और करना जरूरी है।